नमस्ते छात्रों, हम हैं कल्पना शेषवल, हिंदी अध्यापिका, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, एचएल हाई स्कूल, मराठी मीडियम ओझर टाउनशिप से हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई संस्मरण 5वां ईमानदारी के प्रतिमूर्ति रचनाकार हैं सुनील शास्त्री। आपका जन्म 1950 में हुआ है। आपका परिचय। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इस पुस्तक को अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ही ढंग से उजागर किया है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। वे एक सामान्य परिवार में जन्मे, सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति थे। वे अपनी ईमानदारी, सादगी, सरलता आदि के लिए प्रसिद्ध थे। प्रस्तुत संस्मरण में उनके पुत्र सुनील शास्त्री जी और अपने बीच घटी कई प्रेरक एवं यादगार घटनाओं का बेबाक वर्णन किया है। पाठ देखते हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। अभाव मतलब कमी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा कि सहाय साहब, ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। झुरझुरी मतलब सिहरन, कपकपी। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान ही नहीं रहा। देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया। संतरी को हिदायत दी। संतरी मतलब पहरेदार या द्वारपाल। हिदायत मतलब आदेश दिया। यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटाने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरे से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने।
लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता, जोर से बिगड़ने की मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ। झुंझलाना मतलब खींचना, चिढ़ना। दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया। बेध्यानी मतलब लापरवाही से। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। तर्क मतलब दलील। न कुछ जाहिर होने दिया। जाहिर मतलब प्रकट। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला सेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओ हो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देखा, आँखों से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, साया साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहें। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसीलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई थी। तहत मतलब अंतर्गत। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचें। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना, संवारना, कि मेरे मन का महल आज के इस तूफ़ानी झंझावत में खड़ा रह सके। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसे गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। होड़ मतलब लाग या डांट। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला।
दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला? कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। मैं देखता रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने, और इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, मैंने देखा था। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील, तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अम्मा बताती हैं, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्होंने मुँह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका, नथुनी, बिछियाँ रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन जब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी। इस किताब में से ये कुछ अंश आपको पढ़ने के लिए दिया है। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं। पहला है ईमानदार, दूसरा सादा जीवन उच्च विचार, तीसरा विनम्र व अनुशासन प्रिय और चौथा है किफ़ायती। प्रश्न दूसरा, परिणाम लिखिए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का। जिसका दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है उस व्यक्ति की नींद खराब होगी और उसे गुस्सा भी आ सकता है। दूसरा, 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने। अब लेखक सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग नहीं करेगा। तीसरा प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम।
पहला है टीका, नथुनी और बिछिया। वर्णन पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढ कर लिखिए। इसमें चौखट दी है और उसमें कुछ व्यंजन दिए हैं और उन व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाना है और उसका विलोम करना है। तो इसमें पहला उत्तर है प्रसन्न, उसका विलोम होगा अप्रसन्न। दूसरा है सदुपयोग और उसका विलोम शब्द होगा दुरुपयोग। तीसरा है भला, उसका शब्द विलोम होगा बुरा। आखिरी है सुख और सुख का विलोम शब्द होगा दुख। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, पर जो असल गहना है वह तो है, इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए। लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी के इस कथा से पता चलता है कि उनके लिए अपने जीवन में असली गहना स्वयं लाल बहादुर शास्त्री हैं। पत्नी के लिए अपने जीवन में पति से बढ़कर दूसरा कोई अनमोल गहना नहीं होता है। पति के आगे सभी जेवरात तुच्छ होते हैं। छठा प्रश्न है, कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों मतलब स्वभाव का पता चलता है। पहला तो है किफ़ायती स्वभाव थे और दूसरा मेहनत और पैसों का मोल जानते थे। सातवां प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए। 5 ग्राम सोना और 14 किलोमीटर। आठवां प्रश्न है, पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पर शब्द का अर्थ है एक पंख, उसका वाक्य में प्रयोग, पक्षी के 2 पर होते हैं। दूसरा शब्द पर का अर्थ है परंतु, मैं तुम्हारे घर आने वाला था पर कुछ कारणवश नहीं आ सका। इस तरह के प्रश्न तैयार हो सकते हैं। और अभिव्यक्ति है सादा जीवन विच विचार, विषय पर अपने विचार लिखिए। आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।